ठीक है। पाषाणिक जो कला रही है भारतीय कला के इतिहास में मील का पत्थर रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी की कला के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो कला विकसित हुई वो कैसे हुई, पत्थरों पे उकेरी गई ना। और सिंधु सभ्यता से पहले की जो कला रही, पाषाणिक सभ्यता की कल जो कला रही, वो भी गुफाओं पे आधारित रही, गुफाओं के पत्थरों पे उकेरी गई। हालांकि वो छेनी हथौड़ी का यूज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको, आज भी आप देखेंगे वो वैसी की वैसी नज़र आती हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं, वो कलाएं जो रही हैं वो गुफा चित्रों पर ही आधारित रहीं, लेकिन उन्होंने मानवीय जीवन को वर्णित किया है, उल्लेखित किया है, मानवीय जीवन के बारे में उन्होंने बताया है। बताया नहीं है शिकार कर रहे हैं, शिकार मिल गया, डांस कर रहे हैं, शिकार को कैसे करना है, चार लोग घेर के रखे हुए हैं, एक भाला फेंक के मार रहा है, जानवर भाग रहा है, ये सारी चीज़ें। और आपको ये सारी चीज़ें कहाँ मिली हैं, गुफा चित्रों पर ही चित्रांकन उनका किया गया है ना। वो भीमबेटका की गुफा हो या फिर आपको दक्षिण भारत में जो चित्रकारी देखने को मिली है, तो उन सबको प्रश्न से संबंधित प्रश्न आप कर लेना चाहिए, ठीक रहेगा। ठीक है। सिंधु घाटी की कला देखेंगे। सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। ठीक है। शुरुआत मानी जाती है भारतीय कला के इतिहास की, शुरुआत मानी जाती है। इस समय की जो कला रही है वो मिट्टी पर, फूस पर आधारित रही है। ठीक है। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं मिली हैं। क्या क्या मिला है, प्रतिमा मिली, मुहर मिली, मिट्टी का बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां, ये सब इसमें मिली हुई हैं। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ, कल्पना शक्ति विद्यमान थी। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों पशुओं की मूर्तियां अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं। क्यों क्यों स्वाभाविक किस्म की हैं? क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों के जैसी ही है। ठीक है। मृण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ सावधानी के साथ किया गया था। सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दो नगर थे जिनमें हड़प्पा जिनमें से हड़प्पा उत्तर में, मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए हैं। सिंधु नदी के उत्तरी तट पर आपका हड़प्पा है, दक्षिण में आपका मोहनजोदड़ो है। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण है। ये भी आपकी कला का एक हिस्सा है। ठीक है। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। आज भी आप किसी शहर का, किसी नगर का एक मैप जब तैयार करते हैं बसाने से पहले, तो उसमें इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। या सिंपल सा बात है कि आप अगर एक अपना मकान बनवाते हैं तो एक मैप तैयार करते हैं, है ना। सीढ़ी वाला घर, स्टोर रूम, किचन, बाथरूम, आंगन, है ना, पीछे वाला हिस्सा बरामदा, किचन, और ये क्या बोलते हैं, खाने वाला कमरा, है ना, फिर एक बेडरूम भी रहेगा। तो पूरा वेंटिलेशन का क्या सिस्टम होना चाहिए, पानी की निकासी कहाँ देनी है, कैसे देनी है, पानी वानी कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें आज हम ध्यान रखते हैं जिन बातों का, ये सारी चीज़ें हमको सिंधु सभ्यता में देखने को अच्छे से मिल सकती हैं। भारत में आज भी देखेंगे कुछ शहर नियोजित तरीके से हैं, नियोजित शहर की श्रेणी में आते हैं। एक उसमें से चंडीगढ़ है। ठीक है, उत्तर भारत में आप उसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है। तो इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था काफ़ी विकसित थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में है। आज के समय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में भी से भी हमें कला वस्तुओं के नमूने देखने को मिलते हैं, जैसे लोथल है, धौलावीरा है, ये जो दोनों आपके गुजरात में देखने को मिलेंगे। राखी गढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, और कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है। रोपड़, रूपनगर, ठीक है, दोनों मतलब आज के समय में रूपनगर। ठीक है। पत्थर की मूर्तियों के बारे में बात करें। हड़प्पाई स्थलों पर पाई गई मूर्तियां भले ही वे पत्थर, कांसे, मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं हैं, लेकिन कला की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। ये आप यहाँ पे चित्र जो दिया गया है आप देख सकते हैं। ठीक है। पता नहीं इसमें क्या है।
क्यों ऐसे हो रहा है? ठीक है। पत्थर की मूर्तियों में दो पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित हैं। अच्छा, एक चीज ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां कैसी हैं? त्रिआयामी हैं। ठीक है। त्रिआयामी आपको इसके नीचे देखिए छाया दिख रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी छाया नज़र आ रही है। यहाँ नीचे गर्दन के देखें, यहाँ भी छाया दिख रही छाया, कान की छाया है ना। ये सारी चीज़ें, और बने कितने अच्छे से, दाढ़ी देखिए एकदम, है ना। पत्थर की मूर्तियों में दो पुरुष प्रतिमाएं प्रचलित हैं। एक पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना हुआ है, ये आपको याद रखना चाहिए। लाल चूना पत्थर, अभी तक हम सब लाल बलुआ पत्थर सुने थे, अभी यहाँ लाल चूना पत्थर भी सुन लिए। ठीक है। और दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है जो सिलखड़ी की बनी हुई है। ठीक है। यहाँ से आपके पीटी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखना। बात समझे? दाढ़ी वाले पुरुष की जो मूर्ति है वो किसकी बनी हुई है? सेलखड़ी की बनी हुई है ना। स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। संत जैसी मुद्रा में बैठे हुए नजर आ रहे हैं ना। इनके यहाँ पे देखिए तो कुछ पहने हुए भी हैं, है ना। इस आवक्ष मूर्ति को शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया। ये शॉल है। शॉल बाएं कंधे, ये भी पूछा गया एग्जाम में। शॉल बाएं कंधे के ऊपर से दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। पीटी में आप देखेंगे तो ऐसे स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। ठीक है। और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दाहिने से है कि बाएं से है, ऊपर किधर गया है, नीचे कहाँ से आया है। बात समझे? शॉल त्रिफुलिया नमूनों से सजी हुई। त्रिफुलिया मतलब तीन फूल, देख रहे हैं, एक, दो, तीन। ठीक है। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। आंखें कुछ लंबी, आधी बंद हैं। आंख लंबी सी दिख रही ना। आज के समय में आंख बंद नहीं रहे, आंख लंबी नहीं होती तो क्या करते हैं, वो वो आता ना काजल वाला, उसको लंबा कर लेते हैं, तब आंख लंबी लंबी दिखने लगती है। है ना, सजने के लिए ऐसा करते हैं। मानो क्या सर? तो नाक सुंदर बनी हुई है। होंठ कुछ आगे निकले हुए हैं। याद रखना, होंठ इनके देख सकते हैं, जिनके बीच की रेखा गहरी है। ठीक है। ये भी, ये क्या है ना, याद रखने के इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये आपके पीटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिखने वाली बात तो अलग है, अगर पीटी में ही आ गया तो आप अगर पढ़े होंगे तो आप लिख पाएंगे, है ना। या फिर आप उस समय क्या करें, अपने होंठ को ही सामने रख दीजिए कि लीजिए हम अपना होंठ रख रहे हैं, देखते हैं निकला हुआ है कि नहीं निकलता है होंठ। अगर आपका निकला हुआ तो इनका भी निकला हुआ है, ऐसे आप अंदाजा मार सकते हैं। ठीक है। दाढ़ी मूछ गलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई हैं। दाढ़ी मूछ और गुलमुछ गलमुच्छ, है ना, दिखाए गए हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। कान सीप जैसे दिखाई देते हैं। अपने भी कान वैसे ही हैं, नहीं, उनके बीच में छेद है। अब हम सबके छेद तो है नहीं, ऐसे नहीं, इनके लेकिन है। बालों को बीच की मांग के द्वारा दो हिस्सों में बांटा गया है। मान लीजिए तेरे नाम वाली स्टाइल में। ठीक है। तेरे नाम वाली स्टाइल उसी समय देखिए प्रचलित रही होगी। और सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ है, बंधा हुआ दिखाया गया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजू बंद है। ये क्या है ना, पीटी के प्रश्न हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। दाहिनी भुजा में बाजू बंद है कि बाएं वाले में है ना। वैसे ज़्यादातर दाहिने वाले में ही बंधा होता ना। आदमी कड़ा भी किस में पहनता, कड़ा पहनता दाहिने वाले में। आप रक्षा सूत्र बांधते दाहिने वाले में बांधते हैं, तो दाहिने वाले में ही ज़्यादा है। आप ऐसे भी अगर अंदाज़ा मारेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो आपको याद रखना चाहिए दाहिनी भुजा में बाजू बंद इनके है। ठीक है, ये आपको देख रहे हैं, ये यहाँ पर। ठीक है। और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए हैं। ऐसा कहीं दिख रहा है, छोटे छोटे छेद गले के चारों ओर, हाँ, ये महीन महीन है। ठीक है। तो ये आपको इतनी चीज़ें तो पता रहनी चाहिए। बात समझ गए? एक चीज़ और याद रख सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने इस मूर्ति को रख दिया जाए, वो मूर्ति आपको देख रही, आप उसे देख रहे हैं, तब आपसे हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, अब उनका जो बाजू बंद उन्होंने जो पहना हुआ है वो आपके किस साइड में है।
तो आप जब उनके सामने बैठेंगे तो आपका लेफ्ट होगा ना, क्योंकि वो दाहिने में पहने हुए हैं। बात समझे? बात समझ रहे हैं ना? तो ये भी एक तरीका है याद रखने का। चलिए, छोटे छोटे छेद बने हैं, लगता है वो हार पहने हुए हैं, ये आपको। फिर कांसे की ढलाई। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई, ये इसको बड़ा कर दें थोड़ा सा। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे। इस काम में वो प्रवीण थे, कुशल थे। इनकी कांस्य मूर्तियां कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। इस तकनीक के अंतर्गत सबसे पहले क्या किया गया, मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। लीपना उपना तो शब्द सुने होंगे गांव में भी। आज लीपना है, हैं? त्योहार है कल, तो आज लीप देते हैं थोड़ा सा, ये सब देखो इधर थुका उका है तो जाएगा, है ना? तो लीप दिया गया है उनको, या फिर लेपन लगा दिया गया है। फिर क्या हुआ, जब वो पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म कर दिया जाता था। उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बना दिया जाता था। उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांस्य में मनुष्यों जानवरों दोनों की ही मूर्तियां बनाई गई हैं। ये जो अभी हमने कांसे की ढलाई की विधि के बारे में पढ़ा है, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? मधुच्छिष्ट विधि। मधुच्छिष्ट विधि, है ना? इस पे प्रश्न पूछा गया है, या फिर इसी को एक और नाम देते हैं, लुप्त मोम। मोम विधि। ठीक है, लुप्त मोम विधि। और एक चीज और याद रखना है, सिर्फ पीटी का प्रश्न नहीं है, ये मेंस का भी हो सकता है, कि जो कांसे की ढलाई, कांस की मूर्तियां जो बनाई गई, का होलो काय में कांस की जो मूर्ति बनाई गई है उसकी विधि का वर्णन करें। ठीक है, कांसे को ढालकर बनाई गई मूर्ति, सिंधु सभ्यता में कांसे को ढालकर बनाई गई मूर्ति की विधि का वर्णन करें। तो ये पूरी विधि अगर आपको पता है तो आप ये लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, एक ये भी ऐसे भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, बात समझे? मेंस में ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं, आप पीवाई के उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। समझ गए? याद रखना। चलिए, मूर्तियां बनाई गई कान मनुष्य जानवर दोनों की ही। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति, जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। नर्तकी की कांसे की मूर्ति हम सब पढ़े हुए हैं, पहले भी पढ़े हैं, हमने देखा भी है ना? अब उसके उसके बारे में भी पीटी में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मतलब उस समय भैंस और बकरी के बारे में लोग जानते होंगे तभी न बनाए थे। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है, सींग फैले हुए हैं। भैंस के बारे में बात हो रही है। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता, है ना, पक्षी। कालीबंगा में मिली सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्ति से किसी प्रकार भी कमतर नहीं कहा जा सकता। तो कहाँ से कौन सी किसकी मूर्ति मिली हुई है वो भी आपको पता होनी चाहिए। किस जानवर की कहाँ से मिली है वो भी आपको पता होनी चाहिए। बस समझे? वैसे जो कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए पीटी के लेवल से, और बाकी पता होना चाहिए आपको मेंस के लेवल से, इनकी विधियां क्या रही हैं, कैसे बनाई गई हैं, इसमें क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये मिट्टी से बनी एक आकृति है। यहाँ पे इन्होंने भी कुछ अपने माथे पे पहना हुआ, गले में इनके हार है ना? सर पे इन्होंने कुछ बांध रखा है, साफा टाइप में ही कुछ दिख रहा है। बस समझे? टेराकोटा मृण मूर्तियाँ। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर कांसे की मूर्तियों जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की
प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो मूर्तियां मिली हुई हैं देवी देवताओं की, उसमें सर्वाधिक संख्या किसकी है? मातृ देवियों की है ना? कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्ति से बहुत ही अलग तरह की है। मिट्टी की मूर्ति में कुछ दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई, जिनके बाल गुथे हुए कुंडलित हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं, टांगे थोड़ी चौड़ी हैं, है ना? भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई हैं। आप भी सावधान मुद्रा में खड़े हो जाइए तो आपका हाथ भी तो लटका हुआ नजर आएगा। बात समझे? तो ये सावधान मुद्रा में बनी हुई मूर्तियां हैं। ठीक ऐसी ही मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई, जिससे प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्ति है। ठीक है? जो ये मूर्तियाँ मिली हैं, टाँग थोड़ी चौड़ी है, भुजा शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई है, एकदम खड़ी हुई है, बाल उनके गुथे हुए कुंडलित हैं। छोटी-छोटी पुरुषों की मूर्तियाँ दाढ़ी मूँछ वाली जो मिली हैं, वो किसी देवता की मूर्ति हैं। वो इसलिए बताई जाती हैं देवता की, क्योंकि उनकी जो मूर्तियाँ हैं, हर जगह जगह-जगह पर वो पाई गई हैं। ठीक है? एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला हुआ है। इनके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियाँ, छकड़े, सीटियाँ, पशु-पक्षी की आकृतियाँ, खेलने के पासे, गिट्टियाँ, चक्रिका, डिस्क भी मिली है। चक्रिका सॉरी गिट्टी गिट्टी के बारे में तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको पता है। ये खिलौना गाड़ी देख रहे हैं, पहिया वाली बनी है ना? है ना? आप सब भी बचपन में जब रोते रहे होंगे तो मम्मी अगर रोटी बना रही हैं तो उस समय क्या करती थी? आटा थोड़ा सा तोड़ दी, उसी का क्या की, उसी से मिलता जुलता ये वाला चित्र बना देती थी, है ना? फिर हम सब क्या उसी को लेके खेलते रहते थे, ये मेरी चिड़िया है ना। और फिर थोड़ी देर बाद क्या करते थे, उसी को आग में पका के खा भी लेते थे, है ना? ऐसा आपने किया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो किए थे भाई। ठीक है? बात समझे? मुद्राएं, मुद्रा मतलब मुहर। मुहर के लिए एक शब्द यूज होता है, सॉरी, हाँ, मुहर के लिए एक शब्द यूज होता है सीलबंद। सीलबंद कुछ अलग नहीं है, सीलबंद मुहर से ही संबंधित है। ठीक है? याद रखना ये बात। मुहर मारी जाती है ना, मारने का मतलब क्या है? कोई सामान है, उसके पक्के होने का ये प्रमाण है ना, कि वो सीलबंद है। नहीं तो भैया पता चले बीच में उसकी छेड़खानी कर दी गई, है ना, सामान को बदल दिया गया हो, ये भी हो सकता है। तो मुहर मुहर टूटने का मतलब क्या था? कि सामान को बदला गया होगा, सामान को खोला गया होगा, सामान को देखा गया होगा, है ना? तो मुद्राएं, पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मोहरें मिली, जो आमतौर पर शलखड़ी और कभी-कभी गोमेद, चकमक, पत्थर, तांबा, कांच, मिट्टी से बनाई गई थी। जो यहाँ पे मुद्राएं मिली हैं, मोहरें मिली हैं, वो किसकी बनी हैं? शलखड़ी की बनी हैं। गो ज़्यादातर तो यही है, आमतौर पर शलखड़ी की ही बनी हुई मिली है, लेकिन कभी-कभी ऐसा देखा गया कि वो गोमेद की भी बनी हुई मिली, चकमक पत्थरों की भी बनी, तांबा, कांस और मिट्टी से भी बनाई गई। उन पर एक सींग वाला सांड क्या-क्या है सिक्कों पर, मोहरों पर? एक सींग वाला सांड है, गैंडा है, बाघ है, हाथी है, जंगली भैंसा है, बकरा है, भैंसा। ये पशुओं की सुंदर-सुंदर आकृतियाँ भी दिखाई गई हैं। ठीक है? इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः क्या था? वाणिज्य था। मुहर कौन तैयार करता है? क्यों तैयार किया जाएगा? है ना? तो वो वाणिज्यिक काम में ही यूज हो रहा होगा उसका, है ना? इसलिए वो बनाई गई नहीं होंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थीं। तो मुद्राओं का एक काम तो वाणिज्यिक रहा होगा और दूसरा काम रहा होगा बाजूबंद के तौर पर कुछ लोगों द्वारा पहनने के लिए, ठीक है? जिनसे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं, ठीक है? वो भी एक पहचान होती रही होगी, ये व्यक्ति इस वाले क्षेत्र का है, वो व्यक्ति उस वाले क्षेत्र से आया हुआ होगा, ठीक है? वो उनके बाजूबंद जो होते थे, मोहरों वाला जो बाजूबंद पहनते थे, उसका यही प्रमाण होता था कि वो उनकी नागरिकता के बारे में बताता था, ठीक है? वो किस क्षेत्र से आया है, उसके बारे में बताता था वो। बात समझ गए? हड़प्पा की मानक मुद्रा 2 गुने 2 इंच की वर्गाकार पटिया होती थी।
जो आमतौर पर सलखड़ी से बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी। हर एक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। चित्रात्मक जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं गया है। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई। मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के थे, किसी एक प्रकार के डिजाइन नहीं थे, अलग अलग प्रकार के डिजाइन होते थे। आज की भी मुद्राओं में आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना। आप अगर एक आना, दो आना ऐसे देखा होगा, एक पैसा, दो पैसा, पाँच पैसा, कैसे कोई कई सारा ऐसे ऐसे कोई होता था, ऐसे कोई होता था गोल में, है ना, ऐसे बनाया होता था, कोई ऐसे बना होता था, फिर ऐसे ऐसे पाँच पैसा देखा होगा। तो ये सब क्या है, अलग अलग आकृतियों के। आज के समय में जब हम देख रहे हैं तो ये सिक्के, उस समय भी मुद्राएं जो थी वो भी अलग अलग तरीके की रही होंगी, है ना। आज आप मुहर देखते, कैसी दिखती मुहरें, मुहरें होती हैं कोई ऐसी मुहर होगी लंबी, ऐसी मुहर होगी किसी की, कोई मुहर एकदम वर्ग टाइप में होगी, किसी की एकदम गोल होगी, है ना। मुहरें भी तो अलग अलग तरीके की होती हैं ना। तो ये चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ये चीज़ें उस समय भी हम देख सकते हैं। ठीक है। मुद्राओं की डिजाइन अनेक प्रकार की, पर अधिकांश में कोई जानवर, कुबड़दार, बिना कुबड़ वाला, सांड, हाथी, बाघ, बकरा, दैत्याकार जानवर बने होते थे। जो सिक्के थे, मुहरें थी, वो मुद्राएं थी, वो कई प्रकार की होती थी, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसी थी जिन पर कोई न कोई जानवर बना ही होता था, ज़्यादातर, अधिकांश में, ठीक है। और जो जानवर थे वो कुबड़ वाला सांड भी हो सकता था, बिना कुबड़ वाला भी हो सकता था, हाथी, बाघ, बकरा और दैत्याकार जानवर भी हो सकता था। उन्हें कहीं कहीं पेड़ों, मानवों की आकृतियां भी बनी पाई गई हैं उनमें, ठीक है। पेड़ और मानव की आकृतियां भी बनी हुई हैं सिर्फ। अब ये भी एक बात क्लियर हो गई कि सिर्फ जानवरों की ही आकृति वाले मुद्राएं नहीं रही हैं, उस पे पेड़ों के भी आकृति वाले मिले हैं, मानव की आकृति वाले भी मुहरें मिली हुई हैं, ठीक है। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कोई जानवर और कई जानवर बने हैं, ठीक है। आज के समय में भी आप देखेंगे कोई सिक्का बना हुआ है किसी के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर, किसी, है ना, तो वो क्या है, उनका चित्र बना दिया जाता है ना। देखा होगा, किसी न किसी की मूर्ति उस पर बनी होगी। तो ये चीज़ें उस समय भी प्रचलित रही हैं। अब यहाँ पे सिक्का मिला जो मानव आकृति है, उसके चारों ओर कई सारे जानवर देखे गए हैं। अब वो क्या है, इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कही गई है। मुद्रा दो हुई, एक हुई जो हम सब बैठ जाते हैं एक मुद्रा में, ध्यान मुद्रा करके, है ना। और एक मुद्रा आपकी क्या है, सिक्का है। तो दोनों में आपको अंतर भी पता होना चाहिए, ठीक है। आकार इसका आधा से 2 इंच तक के वर्ग आयत के रूप में, जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। इस मानव आकृति के दाहिनी ओर, ये पूछा गया है पेपर में, दाहिनी ओर क्या है, एक हाथी, एक बाघ है, शेर है। जबकि बाईं ओर क्या है, एक गैंडा और एक भैंसा दिखाया गया है, ठीक है। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे स्टूल के नीचे दो बारहसिंगे भी हैं। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईसा पूर्व की हैं और ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई हैं। अब दाहिनी ओर हाथी और बाघ है, दाहिने हाथ से हम सब ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो ज़्यादा जो भारी भरकम होंगे, है ना, जो खूंखार टाइप होंगे ज़्यादा, उनको हम दाहिनी तरफ रख लेंगे, ठीक है। तो सबसे भारी कौन हुआ, हाथी। फिर कौन खतरनाक कौन है भैया, शेर। ला भैया शेरवा को पकड़ना, दाहिने से पकड़ो न बाएं से पकड़ो तो भाग जाएगा, दाहिने से पकड़ लिए, दाहिने से हाथी और शेर को पकड़ लेंगे तो भाग नहीं पाएगा, ठीक है। अब गैंडा और भैंसा क्या है, थोड़े सीधे साधे जानवर हैं, नहीं, उनको भैंसा को तो पाला भी जाता है, गैंडा मान लीजिए नहीं पालेंगे लेकिन फिर भी सीधा साधा है, ठीक ठाक है, तो उसको बाएं से संभाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया दाहिने और बाएं वाला मामला। अब छोटा जानवर जो दुठो है, क्योंकि वो लोग को थोड़ा दूर रखना है ना, नहीं तो सर्वा भी तो खा लेगा उसको, दौड़ के भाग के खाएगा, तो ठीक है तुम थोड़ा दूर रहना भाई। लो, फिर क्या हुआ, दुठो से बारह सिंघा को हम नीचे लगा दिए, स्टूल के नीचे रख दिए, ठीक है।
तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। इनकी सतहों पर मानव और पशु आकृतियां उत्कीर्णित हैं, यहाँ पे ये दिखाया गया है ना। ये आप देख सकते हैं, इधर देखिए गैंडा ऊपर दिख रहा है, भैंसा नीचे दिख रहा है। इधर हाथी दिख रहा है, ये शेर, शेर देखो, शेर का मुंह किधर है, शेर का मुंह इनकी तरफ है ना। वैसे गैंडा और भैंसा का भी मुंह इन्हीं महात्मा की तरफ ही है, लेकिन हाथी, हाथी अपना दूसरी तरफ देख रहा है। हो सकता घमंड में हो, घमंड में चूर, हम सबसे बड़े हैं, है ना, हम सबसे ताकतवर हैं, तो हम इनकी तरफ नहीं देखेंगे, इनका मन हो तो ये हमारे तरफ देख लें। बात समझे, तो हाथी अपना दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, बाकी सब क्या कर रहे हैं, ये तीनों जानवर इन्हीं को देख रहे हैं। बात समझे, हाथी को छोड़ दो। चलिए, इनके अलावा तांबे की वर्गाकार आयताकार पट्टियां टैबलेट भी पाई गई, जिनमें एक ओर मानव आकृति, दूसरी ओर कोई अभिलेख या फिर दोनों ओर ही कोई अभिलेख हैं। ऐसे भी सिक्के मिले हैं तांबे के, ठीक है। इन पट्टियों पर आकृतियां, अभिलेख किसी नोकदार औजार छेनी से सावधानी पूर्वक काट कर अंकित किए गए। छेनी हथौड़ी तो आज भी जानते हैं हम लोग, है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्र पट्टियां बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थी। ये जो ताम्र पट्टियां हैं, तांबे की पट्टियां हैं। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते थे, मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही संबद्ध थे जो उन पर चित्रित किए गए थे, ठीक है। मतलब सिक्कों की अगर बात करेंगे तो वो ठीक है, अलग अलग किस्म के रहे। ताम्र पट्टियां भी अलग अलग किस्म की रही होंगी, कोई चौकोर रही होगी, कोई है ना वर्गाकार, कोई आयताकार, कोई गोलाकार, कोई आधा गोला रहा होगा। लेकिन जो उन पे अंकित अभिलेख रहे, वो जो चित्रित किए गए, जिन पशुओं के चित्र को चित्रित किया गया, वो सब उन्हीं पशुओं से संबद्ध रही होंगी, ठीक है। ये भी बात क्लियर है। अब हम मृद भांडों की बात करें। मृद भांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। इन पुरा स्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त मृदभांडों, मिट्टी के बर्तनों की शक्ल, सूरत, सूरत मतलब गुजरात का सूरत की बात नहीं हो रही, है ना, अपने सूरत देखे हो शीशा में, वो वाली सूरत की बात चल रही, ठीक है। और उन्हें बनाने की शैलियों से हमें तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न भिन्न रूपों और विषयों के विकास का पता चलता है। अभी हंस लीजिए, अभी मजे कर लीजिए, अभी लास्ट में हम प्रश्न भी देंगे तो आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम उनको क्या कर रहे हैं, आज के समय से भी जोड़ के चल रहे हैं, ताकि आपको समस्या ना आए, ठीक है। लिख के आपको भेजना भी पड़ेगा। चलिए, उन्हें सर बनाने ये की शैलियों से तो टॉपिक हमें, नहीं है ना। हाँ इसी में रहेगा, इसी चैप्टर से रहेगा। सर ये बीपीएससी के लिए नहीं है ना। लिखना जरूर है। मोड़े क्लास उन्हें होगा ना। बनाने की शैलियों से हमें तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न भिन्न रूपों, विषयों के विकास का पता चलता है, ठीक है। सिंधु सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं। आज भी आप देखे होंगे, आज भी आपने कुम्हार के चाक देखे होंगे, है ना। चाक देखा आप लोगों ने, कभी कुम्हार की दुकान पे गए होंगे तो वहाँ पे चाक देखा होगा जरूर, है ना। एक सूत, लंबा सा डोरा किसी लकड़ी में या किसी में लपेट के रखा देखा होगा आपने, है ना। ये सब चीज़ें देखी ही होंगी, हो सकता है। हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं, कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन और हाथ से बनाए बर्तन नहीं। इनमें रंग किए गए बर्तन कम, सादे बर्तन अधिक हैं। जो बर्तन मिले भी हैं, रंगीन बर्तन तो कम हैं, लेकिन सादे बर्तन जिनको रंगा होगा नहीं गया, वो सब ज़्यादा मात्रा में दिखेंगे। ये सादे बर्तन आमतौर पर किसके बने, सादे बर्तन लाल चिकनी मिट्टी के बने हुए हैं, ठीक है, लाल चिकनी मिट्टी के बने हुए हैं। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल स्लेटी लेप लगी हुई है। ये भी एक याद रखने का वो है, आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ घुंडीदार पात्र हैं जो घुंडियों की पंक्तियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है, जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां, पशुओं के डिजाइन भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी बर्तन मिले हैं, काले भी मिले हैं, लाल लेप वाले बर्तन मिले हैं, है ना, सादे बर्तन भी मिले हैं, लाल चिकनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ज्यामितीय आकृति वाले भी और पशु आकृति वाले भी बर्तन यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्या बोलते हैं, पेपर में पूछा भी गया है। बहुरंगी मृदभांड बहुत कम पाए गए। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश,
आते हैं जो बहुरंगी टाइप के हैं, वो छोटे छोटे कलश इसमें हैं, और ज़्यादा नहीं पाए गए। बहुरंगी जो है ना बहुत कम मिले हुए हैं, जिन पर आप देखेंगे लाल, काले, हरे, कभी कभार सफ़ेद, पीले रंगों में ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई हैं। ठीक है। उत्कीर्णित बर्तन भी बहुत कम हैं, और जो पाए गए उनमें उत्कीर्णन की सजावट पेंदे पर बलि स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित रही है। बात समझिए, उत्कीर्णित बर्तन वैसे मिले लेकिन बहुत कम मिले, और जो पाए भी गए हैं वो कैसे पाए गए हैं, वो पेंदी पर उनको सजाया गया है, उत्कीर्णित किया गया है, बलि स्तंभ की तस्तरियों तक ही वो सीमित रह गई हैं। ठीक है। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवारों पर सर्वत्र पाए गए। ये आप देख रहे हैं, छोटे छोटे छेद। ठीक है। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवार पर सर्वत्र पाए गए। ऐसे बर्तन ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए गए लाए जाते थे। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थ खुला है घरेलू काम काज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों और आकारों में पाए गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाला बर्तन आपने कहीं देखा है, कहीं पर ऐसे देखा हो? मेरे ख्याल से कुड़कुड़ी जो होती है ना, कुड़कुड़ी मतलब होता है हुक्का। हुक्का के बीच में ऐसा कुछ, ऐसा मेरे ख्याल से लगा हुआ देख सकते हैं हम लोग। अब सर अच्छा, आप इसमें लोग देख पानी रख। अच्छा आप लोग देखे भी नहीं होंगे तो कैसे पता चल। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए जाते थे। ठीक है। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों आकारों में पाए गए। आपने सुराही देखी होगी, है ना? मटकी है छोटकी वाली, ये बड़का वाला मटका है, ये भी एक सुराही का ही तरीका है ना? ये सब बर्तन तो देखे ही होंगे आप लोग। अच्छा चलिए, ठीक है। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों आकारों में मिले। सीधे कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हों, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, खास तौर पर इतने अधिक सुंदर बने हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता है। ठीक है। हम बात करेंगे आभूषणों की। आभूषण देखें तो हड़प्पा के पुरुष स्त्री दोनों ही, ये प्रश्न पूछा भी गया है, दोनों लोग आभूषण से सजते थे। ये गहने बहुमूल्य धातु रत्न से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी, मतलब धातुओं के बनते थे, बहुमूल्य रत्नों से बनते थे, हड्डी और पकी हुई मिट्टी से भी बने होते थे। गले का हार है, फीता है, बाजूबंद है, अंगूठी है, आमतौर पर पुरुषों स्त्रियों दोनों के द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी। सारी चीज़ें तो नॉर्मल है कि सब लोग पहन सकता है, नहीं? आजकल नहीं, लेकिन राजाओं के ज़माने में तो आप देखे होंगे, राजा भी क्या है, देश भर का महिला से ज़्यादा तो हार वही पहने रहता था, नहीं? है ना? उनकी पत्नी तो कम ही पहनती थी, राजा साहब ज़्यादा पहन लेते थे, है ना? ठीक है। और आ गए कोई दासी, महाराज की जय हो, है ना? महाराज, खुशी का माहौल है ना? आपके लड़का हुआ है, तुरंत उसी में से तोड़ते थे, गले में से एक ठो उठा के दे देते, ले जाओ तुम ऐश करो, है ना? आप पूरे नगर में बंटवा देना, ले एक ठो माला पकड़ाए वही बंटवा दो पूरा। क्या मतलब इसका? ना ही दिए होते तो बेहतर था, बंटवा दो, बोल रहे हैं। ठीक है। पर करधनी, बूंदे, कर्णफूल जिसको बोलते थे, करधनी समझते होंगे, है ना? आज के ज़माने में तो पता नहीं, मेरे ख्याल से पैरों के कड़े, पैजनियाँ स्त्रियाँ ही पहना करती थीं। करधनी महिलाएं पहनती हैं ना, कमर में मेरे ख्याल से पहना जाता है करधनी, है ना? उसे हाफ पेटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, हाफ पेटी बोलते हैं। हाफ पेटी बोलते हैं। हाँ, चांदी का। बच्चों जी। बच्चों बच्चों को भी करधनी पहनाई जाती है। आप लोग देखे होंगे, काला काला डोरा आता है, वो पहना देते हैं, तो पता नहीं क्या मानना है उसका, नहीं पता हमें। कमर मजबूत रहती बच्चे की, ऐसा हमने सुना है भाई, बाकी पता नहीं।
या वो जाने जो पहनाते हैं। मोहनजोदड़ो लोथल से ढेर गहने मिले, जिनमें सोने मूल्यवान नगों नगों के हार हैं, तांबे के कड़े हैं, मनके हैं, सोने के कुंडल हैं, बुंदे झुमके हैं, शीर्ष आभूषण, लटकने, बटने, सलखड़ी के मनके, बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। अब ये लटकन वटकन क्या है भाई, आप लोग समझना, ठीक है। सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाया गया। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि के फरमाना हरियाणा के फरमान, ठीक है। हरियाणा है, हरियाणा में ही फरमाना है, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, फरमाना हरियाणा, ठीक है। हरियाणा फरमाना, हरियाणा मत बोलना, नहीं तो फिर फरमाना भूल जाओगे, या फिर फरमाड़ा बोलो, तब हरियाणा आएगा, ठीक है। बेहतर है कि फरमाना बोलो, हरियाणा बोलो। तो एक कब्रिस्तान मिला यहाँ पे, शवाधान मिला है, जो शवों को गहनों के साथ दफनाया गया दिखाया गया है। तो फरमाना याद रखना भाई, फरमाना क्यों, फरमाना क्या है, फरमानापुर स्थल क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, क्या मिला वहाँ पे, है ना। और जो समाधान मिले उसमें था क्या। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना, कहाँ पर है ये भी पता होना चाहिए। अभी तक हमें लगता है कि आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बात करेंगे चन्हूदड़ो और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से। कार्यशाला मतलब क्या होता है, जहाँ पर काम धाम हो रहा था, कारखाना जिसको बोल सकते हैं, से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफ़ी अधिक विकसित था। कार्यशाला का मतलब क्या है, कैसे बोल देंगे यहाँ पे कारखाना है, अरे जहाँ पर काम होता है ना, वहाँ पर देखेंगे ना, मान लीजिए लकड़ी का काम कहीं हो रहा है, अब क्या होगा, लकड़ी का दरवाजा बन गया, अब घिसाई फिसाई सब किया होगा, वो सब क्या किया, बेलल्ला टाइप का रहा होगा, है ना। तो क्या करेगा, वो झाड़ू नहीं मारा, तुरंत उठा के नहीं फेंका, वो वहीं छोड़ दिया, उसका बुरादा फुरादा जो छोटा मोटा लकड़ी टुकड़ा फुकड़ा गिरा, उसे वहीं छोड़ के चला गया, है ना। ऐसे हुआ होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया यहाँ पे कारखाना था, यहाँ पे काम हो रहा था। तो लोथल में जो कार्यशाला मिली है, चंदगढ़ों में जो कार्यशाला मिली, वो क्या है, उससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर मनका बनाने का जो उद्योग है वो काफ़ी विकसित रहा है। मनके किससे बनते थे, कार्नेलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक। सूर्यकांत किसी आदमी का नाम नहीं है, ये किसी पत्थर का नाम है ना, किसी रत्न का नाम है, बस समझे, जिससे मनका बनाया जाता था। और जमुनिया, ये है हमारा जमुनिया है, मूवी देखे हैं, है ना। कौन सी मूवी, माझी द माउंटेन मैन। तो क्या कहते हैं, ये है हमारा जमुनिया, कब बोले थे, वो छटकन में बोले होंगे, है ना। हमारा जमुनिया बड़ी सुंदर है। चलिए, कांचमढ़ी, सलखड़ी, फिरोजा, फिरोजा लाद और मणि, ये सब के बने होते थे। इनके अलावा तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं, शंख, सीपियां पकी मिट्टी की बन के बनाने के काम में भी आते थे। सिर्फ इन्हीं सब से नहीं, इन सब से भी बना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। मन के तरह तरह के रूप आकार के होते थे, अलग अलग तरीके के होते थे, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके का मन का बना होगा। तस्तरीनुमा भी होगा, बेलनाकार होगा, है ना, गोल भी होगा, ढोलकाकार भी होगा। आजकल भैंस या गाय के गला में घंटी देखे हो ना, ऐसे ऐसे जब गला अपना हिलाती है भैंस, तो टनटनाती है नहीं। तो सिर्फ अकेले घंटी नहीं बंधी होती, उसके गले में एक बढ़िया हार भी देखा होगा, है ना, रंग बिरंगा टाइप में। तो क्या वो मन का है, बस समझे, देखे होंगे आप लोग। और ज़्यादातर नॉर्मल में तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जैसे आप खरीद के लाए होंगे, कोई मुर्रा भैंस आई है 1 लाख की, ला भैया उसके गला में बंधा बंधा हुआ है। अब जब वो घंटी बजेगी तब सब पूरा घर भर की का कान उसी पर रहेगा, जैसे हिले घंटी बजे तुरंत लगता है मूड़ी झमकाई है, हैं? बड़ी इज्जत से भी बोलेंगे, क्योंकि 1 लाख रुपया दे के आई है, बात समझे। 1 लाख रुपया दे के आई है, तो ऐसे तो आई है तो बोल नहीं सकते, रेरी मार के बोलेंगे आई हैं, बस समझे, झमकाई हैं, खाई हैं, पी हैं। आज कुछ खाई नहीं है लगता है, भूखी हैं ये, बड़ी इज्जत से बात होगी। उसकी इज्जत नहीं, वो 1 लाख रुपए की इज्जत है, क्योंकि रुपया लगा है, गिन के आई है ना। तो कोई कई खंडों में विभाजित, कुछ मन के 2 या अधिक पत्थरों के जोड़ से बने होते थे। कुछ पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ा होता था, कुछ को काट कर रंग कर सुंदर बनाया जाता था, तो कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे होते थे। मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीकी कुशलता का प्रयोग दर्शाया गया है।
बात समझे? हड़प्पा के लोग पशु, विशेष रूप से बंदर और गिलहरी के नमूने बनाते थे जो एकदम असली जैसे दिखाई देते हैं थे। इनका उपयोग पिन की नोक, मनकों के रूप में किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ से कल कर लेंगे। ठीक है, अब कल ही चल। वृषभ प्रतिमा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। मोहनजोदड़ो में पाई गई यह कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें एक भारी भरकम वृषभ मतलब बैल को आक्रामक मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। वृषभ गुस्से में अपना सिर दाईं ओर घुमाए हुए है ना, और उसके गले में एक रस्सा बंधा हुआ है। ठीक है, किधर घुमाया है? दाहिनी ओर। ठीक है, गले में एक रस्सा भी उसके है। पुरुष धड़ की बात करें तो पुरुष धड़ की यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर की बनी है। लाल बलुआ पत्थर की बनी है। इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में गड्ढे बने हुए हैं ये। ठीक है, धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझ कर बनाया गया है। कंधे अच्छे पके हुए हैं और पेट कुछ बाहर निकला हुआ है। एक गठा हुआ शरीर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको चित्रित मृदभांडों की बात करें तो मोहनजोदड़ो में पाया गया यह पात्र कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। कुम्हार ने कुशल उंगलियों की सहायता से उसे एक आकर्षक रूप दिया है। आग में पकाने के बाद उसे एक आकर्षक रूप आग में पकाने के बाद इस मिट्टी के पात्र को काले रंग से रंगा गया। इस पर बने हुए चित्र वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृतियों के। वैसे तो ये चित्र साधारण है लेकिन इसमें अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई गई है। ठीक है, इस पे जो चित्र बनाए गए हैं वो किसके हैं? वनस्पति के हैं और ज्यामितीय हैं। ठीक है, फिर मातृका, मातृदेवी की भी एक प्रतिमा मिली है। मातृका की मूर्तियों को आमतौर पर भद्दी अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में उन्नत उरोजों पर हार लटकाए और कमर के चारों ओर एक अधो वस्त्र लपेटे हुए करधनी पहने हुए दिखाया गया है। सिर पर पंखे जैसा आवरण, दोनों तरफ प्याले नुमा उभार सिंधु घाटी की मातृदेवी की प्रतिमाओं की एक अलंकृत विशेषता है। ठीक है, इन आकृतियों की गोल-गोल आँखें और चोंच जैसी नाक बहुत भद्दी दिखाई देती है। उनका मुँह ऐसा लगता है कि जैसे चीर कर बनाया गया है ना? मतलब बनाए होंगे तो क्या किए होंगे, अंगुली से मुँह बना दिए होंगे, ऐसा कर दिए होंगे, है ना? ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मतलब ये हो गया आपका चैप्टर, यहाँ तक समाप्त हो गया। ठीक है, सिंधु सभ्यता। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मौर्य काल। ओके, ठीक है।